हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो आज का सेकंड ग्रेड पेपर जो है, आज का 29 जनवरी 2000, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन 100 के 100 क्वेश्चन जो सटीक सॉल्यूशन दिया गया है। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो फूटा देवल जो मेला है वो आपका कहाँ पे आयोजित होगा? राजसमंद के अंदर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कजली तीज का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि बूंदी के अंदर कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आगे है मांझी के रूप में पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? मांझी के रूप में पार्वती की पूजा होती है। मांझी के रूप में जो देवी पूजी जाती है वो पार्वती है। मांदलिया जो अपना बादलिया जिसको बोलते हैं, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के गले के अंदर पहनते हैं। गले का इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखा, वक्स का दे रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर वक्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 5 नंबर का। 5 नंबर का आता है मानचित्र रासो। मानचित्र रासो के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है और जयपुर के इतिहास के बारे में इसके वर्णन है। ठीक है। तो 5 का क्वेश्चन है। 5 का कवि नरोत्तम जो है उन्होंने क्या लिखा था? मानचित्र रासो लिखा था। अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य आपको पता है कतरिया सर जो है वो यहाँ पे कतरिया सर के अंदर अग्नि नृत्य होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 7 का, राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, कुलाधिपति किसका नहीं होता। तो ये कुलाधिपति देखिए राज्य की सारी संस्थाओं के कुलाधिपति होता है, लेकिन केंद्र सरकार की जहां बात आती है तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर है उसका कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है वो इसका कुलाधिपति होता है। ठीक है। राज्यपाल नहीं होता, केंद्रीय विद्यालयों के राष्ट्रपति कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामले का निर्णय करता है। तो यदि नियोग्यता के मामले की बात करेंगे, विधायक की नियोग्यता की, तो वो निर्वाचन आयोग से सलाह मशुरा राज्यपाल करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 का। 9 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। तो दे रखा है कि CK मैथ्यू, ये क्या थे? अपने चीफ सेक्रेटरी थे। वसुंधरा राजे के समय थे, राजीव महर्षि अशोक गहलोत के समय से, मीठालाल मेहता भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे थे, और PK यू मेनन जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया के। तो ये जो हैं आपके मैथ्यू साहब हैं, मैथ्यू साहब इनके समय में नहीं थे, अशोक गहलोत के समय में थे। किसके समय में थे? अशोक गहलोत के समय में थे। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी, सही बात है। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य नहीं थे, इसके अंदर 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11 का। ठीक है। 11 का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सूची 1 को सूची 2 के अंदर सम्मिलित करना है। तो सूची 1 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? 2006 में आया था। कब आया था? 2006 के अंदर आया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? ये 2000 में हुआ था। फिर आगे मानवाधिकार संरक्षण जो का संशोधन जो अधिनियम है वो कब हुआ था? वो आपका मानवाधिकार आयोग का इसमें हुआ था। और राज्य मानवाधिकार संरक्षण में संशोधन 2006 के अंदर हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 के अंदर आई थी। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर है 11 का, उसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ग्राम सेवक को ग्राम BDO कहने लग गए। ये विलेज डेवलप ऑफिसर, एक BDO होता है वो RS ऑफिसर होता है, वो ब्लॉक डेवलप ऑफिसर होता है, और ये VDO होता है वो BDO होता है, ध्यान रखना। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पे उपचुनाव हुए थे? ये 8 स्थानों पे उपचुनाव हुए थे, आपको पता ही है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? 129 होता है। मैंने सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमारे मात्र 10 वीडियो से और करीबन 60 क्वेश्चन जो हैं, आप 20 साइकोलॉजी के हटा दीजिए और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को उसमें हमने पढ़ाया नहीं है अभी, तो उस चीज़ों को हटा दीजिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अपने वीडियो से आए हैं, अपने चैनल से आए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अधिसूचित करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला बोला गया है कि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र दे देगा और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है, और अध्यक्ष के पास उसकी
विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत स्वीकार कर लेता है उसको। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से मिलता है तो वो आदमी को बुला के पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये सही है या गलत है। अगला है, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन के भीतर, बात क्या कर रहा है, 30 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र वापस लेने का चारा खत्म हो जाता है। एक बार त्यागपत्र स्वीकार हो गया तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 16 का। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति का आपको पता ही है कि 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हॉल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन ये अभी किया था? उस टाइम पे न्यायमूर्ति जो एन रमन्ना थे उस टाइम, उसके बाद तो रिटायर हो ही गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है 18 का क्वेश्चन। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को चुनना है। तो इसके अंदर कौन कौन से संभाग आते हैं आपके? ठीक है, तो इसके अंदर आएगा जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, अजमेर के 2 जिले आते हैं, भरतपुर और कोटा, चारों अजमेर के 2 जिले आएंगे, जयपुर, भरतपुर और कोटा, ये पूरे जिले के जिले इसके अंदर आते हैं, जिसको रेट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये राजस्थान के जो आरएस लेवल के अधिकारी होते हैं उनके बचाव के लिए उनका पक्ष रखते हैं कोर्ट के अंदर। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे हमने देखा था कि शनिवार के दिन बच्चों को क्या नहीं लेके जाना है, बैग नहीं लेके जाना है। तो नो बैग डे कब का आ जाएगा? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 22 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक, ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन करवाया था, ये उदयपुर के अंदर हुई थी। और शेरपा किसको बनाया गया वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? तो ये कमल रंगा हैं। कौन है? कमल रंगा का नाटक है ये। ठीक है, अगला आपका आता है 22 नंबर का आमागढ़ लेपर्ड, ये मैंने स्पेशल करवा ही दिया था, टेस्ट पेपर में भी दिया था कि ये जयपुर के अंदर है। लेपर्ड का 2 जगह है, अपने जयपुर के अंदर है, फिर झुंझुनू के अंदर बांसियाल, झुंझुनू जो क्षेत्र है, बांसियाल खेतड़ी का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी 11 लेपर्ड अभी छोड़े गए हैं, लेकिन उसको रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया गया, बस राजस्थान का रिजर्व क्षेत्र ही डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, आगे आता है आपका 23 का मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग, मरुस्थलीकरण को बता रहे हैं रोकने के लिए ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की, ये बोल्ड की बात की जा रही है कि यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया जा रहा है, प्रोजेक्ट बोल्ड किया जा रहा है रेगिस्तान को रोकने के लिए। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में साक्षरता का दर सबसे कम है? ये जालोर के अंदर मैंने साक्षरता के अंदर स्पेशल करवा दिया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आता है आपका 25 नंबर का। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित हुई? तो पहली हॉकी अकादमी की बात करते हैं तो ये उदयपुर के अंदर, ये मैंने टेस्ट पेपर के अंदर करवाया था, 100 क्वेश्चन दिए थे, उनमें एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, दिसंबर 22 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये राज कलसुआ को दिया गया है। ठीक है, दुर्गा देवी जो थी उनको आदिवासियों के लिए पुरस्कार मिला है, राज कलसुआ को। वीरबाला जो कालीबाई पुरस्कार थी, रास्तापाल की रहने वाली थी। ठीक है, इनको पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया गया है वो राज कलसुआ को दिया गया है इस बार का। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के महाद्वीप भाग पे सबसे गहराई वाला बिंदु कहाँ पे है? तो सबसे गहराई वाला बिंदु कहाँ पे है? एशिया के अंदर है, मेरियानो ट्रेंच जिसको बोलते हैं, खाई बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती हैं। तो आपका जो 28 का क्वेश्चन है वो कौन कौन निर्भर करती हैं? तो वायुदाबीय पेटियों का उद्भव भी करेगी, पृथ्वी का घूर्णन भी करेंगी, आर्द्रता का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं होता, आर्द्रता का कोई लेना देना नहीं होता। महाद्वीपों और महासागरों का विवरण उसी से तो होती है कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चिकथी साठा है, चिकथी मतलब भयंकर 50 है ना, गृहस्थी 40 है, भयंकर 50 और चिकथी 60। तो इसके अंदर आप सी को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ए, बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 29 का क्वेश्चन आता है कि वर्ष 22 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सरमल से एक मिस्र के अंदर किया गया, और मिस्र के जो राष्ट्रपति अभी आए थे वो 26 जनवरी 2023 को अपने मुख्य गेस्ट भी रहे हैं। ठीक है, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आधार पे आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही में सबसे ज़्यादा लेंगे, सबसे ज़्यादा किसकी है? पहले नंबर पे अफ्रीका की है, दूसरे पे यूरोप की है, तीसरे की उत्तरी अमेरिका, चौथी दक्षिणी अमेरिका। आपको सीक्वेंस से ऑप्शन भी दे रखा है, ABCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका 31 का क्वेश्चन आता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट होती है, ये प्रवासियों के लिए होती है। 22 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या, ये मैंने स्पेशल आपको बताया था बातों में, 272 मिलियन जो है विदेशों के अंदर माइग्रेशन
कर जाते हैं अपने इंडियन के लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमेंटीज भी दुनिया के अंदर यदि आती है, विदेशों से कमाए हुए पैसे, वो भी भारत में आती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो अपन देखते हैं वो देखना है। सबसे मेघालय पठार, मेघालय पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, दांडकन्या पठार और दक्कन का पठार। दांडकन्या पठार जो है ये आपका आंध्रा और तेलंगाना में आता है। मेघालय पठार जो है गारो खासी जयंतिया के इधर आते हैं, राजमहल की पहाड़ियों के बराबर में मेघालय पठार, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार, दांडकन्या पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का हिस्सा है ना, तो सबसे पहले दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर आपका दांडकन्या पठार आ जाएगा, छोटा नागपुर पठार। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 का निम्न में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में, मानसून तंत्र जो है उसके बारे में सही नहीं है। तो मानसून तंत्र के बारे में आपका क्या सही नहीं है, देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि एल नीनो की धारा है जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। अगला आता है 34 का, निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं है। देखिए रिया तट है, रिया तट पूर्वी तट को बोला जाता है और सह्याद्री तट जो है वो पश्चिमी तट को बोला जाता है। तो मांडोवी, ये जहावी, मांडोवी, ये सब गोवा की नदियां हैं। श्रावस्ती नदी जोग मतलब गरसप्पा जलप्रपात जिसके ऊपर बना हुआ है, भरतपुंजा है, ये कर्नाटक की नदी है। इंद्रावती नदी जो है ये सहायक नदी हो जाती है और ये इसमें क्या नाम है आपका, ये पूर्व की तरफ निकल जाती है जो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला है भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं और शुष्क सदाबहार की बात कर रहा है, सदाबहार एवरग्रीन की बात कर रहा है। तो ये केरल तट के ऊपर पाए जाएंगे जिसके अंदर वेस्टर्न घाट पूरा आ जाएगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय जो है उसके ऊपर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 36 का, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत के कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है। क्षमता पूछिए कि संभावना किसकी है, तो संभावना देखिए सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की है, संभावना पवन ऊर्जा की है। यूज सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का हो रहा है, तो क्षमता किसकी पाई जाती है, संभावना पूछिए तो वो पवन ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका आता है 37 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन ग्रीन योजना में संदर्भित है। ये योजना 18 में शुरू हुई, गलत हो गया। योजना में टॉप टमाटर प्याज आलू, ये बात ठीक है। वर्तमान में 52, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी जो है आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 38 का है कि भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI जिसको बोलते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो ये RBI करता है। कौन करता है, बिजनेस जो है एक्सपेक्टेशन जो इंडेक्स है वो RBI निकालता है भारत में, ठीक है। शशिकांत दास इसके क्या है भी गवर्नर हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा। तो अंतर प्रवाह अपने टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा FDI लेती है। तो FDI में मैंने बताया था कि 5 क्रम की चीज़ें ये हैं जो नंबर वाइज लेती हैं। ये मैंने टेस्ट पेपर से ही करवाया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ये इकोनॉमी सर्वे की बात कर रहा है। भारत का सबसे अनुकूल व्यापार किसके साथ था, तो USA UAE के साथ रहा था। USA UAE, आगे इराक के साथ तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ से तेल मंगवाते हैं अपन, घाटे में रहते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, USA अमेरिका हो जाएगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा और चीन हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर D जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 41 नंबर का। 41 में निम्न में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत में आयात स्थलों में शीर्ष पर रहा था। तो शीर्ष पर आपका कौन रहा था, आयात किसने सबसे ज़्यादा करवाए थे, USA ने करवाए थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2019 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो उस टाइम पे वयस्क मताधिकार था वो लिया गया था। बाद में आजकल जो वयस्क मताधिकार है उसकी आयु जो 18 वर्ष कर दी गई थी और ये एक्चुअली 1935 के अधिनियम से लिया गया था। लेकिन ये सबसे पहले स्टार्ट जो हो गया था, पहली बार इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1919 के अधिनियम में हो गई थी, ठीक है। आगे आता है 43 का कि भारत शासन अधिनियम 35 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका में उच्च सदन को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो बोला जाता था। ये 1954 तक चला है। कब बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं, स्टेटस बोला जाता था।
राज्यों का जो काउंसिल होता था वो होता था ये। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये नवंबर 1946 के अंदर हुआ था। ये मैंने अपना संविधान सभा से हर पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं, मात्र 1 घंटे की क्लास है और उसके अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन उसके अंदर स्पेशल मैंने बता रखा है। ठीक है, आगे आता है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो संघ की शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। ठीक है, सरदार पटेल संघ संविधान समिति, संघीय की बात आती है यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे संघीय संविधान समिति की बात आएगी तो JLN थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देशिका में कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति? ये तो आपको सबका सही होना चाहिए। गणतंत्र की बात करते हैं, किसकी? रिपब्लिक की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमने देखा था 3 चीज़ें ली थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो था वो कब लिया था? 1950 26 जनवरी को लिया गया था। गणतंत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं तो इसके अंदर आपका 47 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा? सूची 1 को और सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए आपका जो है वो उम्मीदवारों के पुनः आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का जो अधिकार है वो आपका किस में आ जाएगा? 4 में आ जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(a) में आ जाएगा। एकांतता के अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, एकांतता के अधिकार की बात कर रहे हैं तो एकांतता के अधिकार किस में आ जाएगा? आपका अनुच्छेद मतलब एकांत तरीके से जीवन जीने की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार 21(1) के अंदर, मानव दुर्व्यवहार की बात करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ए में 4 का देखते हैं सबसे पहले। ए में 4 का यहाँ पे भी है, ए में 4 का जो है, ए में 4 का यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर आगे बात आती है 3 का, एकांत 1 में 3 का इसमें है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात आती है कि निम्न में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में स्वतंत्रता है? शामिल नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अंतःकरण आर्टिकल 25 के अंदर धर्म की स्वतंत्रता के अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला है 49 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के भाग क में सम्मिलित नहीं है? तो भाग क में हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा की रक्षा भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। हिंसा से दूर रहे, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी सही बात है। हमारी राष्ट्रभाषा का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। राष्ट्रभाषा जो है उसका कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं है। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है निम्न में से किन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो अलग अलग में किया गया समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, बात ठीक है। सहकारी समितियाँ, ठीक है। काम का अधिकार तो नहीं है। काम का अधिकार तो ये जो मनरेगा वगैरह है इसी के अंदर है तो आपका A और B जो है करेक्ट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर राष्ट्रपति अपने पद धारण से 5 तारीख तक रहते हैं, 5 साल तक रहते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र, अरे यार त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, जगदीप जी धनखड़ हमारे ताऊ जी को, उपराष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू जी यदि अपना त्यागपत्र देंगे तो वो जगदीप जी धनखड़ को देंगे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला आता है 52 का, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी मानता है? ये मैंने स्पेशल बताया। अनुच्छेद 78 जो है उसके अंदर 7 8 मिलके क्या कर लेते हैं, वो कड़ी बना लेते हैं। तो 8 की एक कड़ी है, एक ऊपर 0 जुड़ जाता है, एक नीचे 0 जुड़ जाता है, बीच में कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। और मंत्रिपरिषद ऊपर राष्ट्रपति, नीचे मंत्रिपरिषद और बीच के अंदर क्या हो जाता है? आपका प्रधानमंत्री हो जाता है। मैंने स्पेशल इसको बताया है। ठीक है, आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 को सही देखना है। ठीक है, सही आपको देखना है। तो सही देखने के लिए आपको क्या करना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI की बात करते हैं अपन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उसके कौन थे? NK गोपालन थे। मैंने स्पेशल इनको पढ़ाया है। फिर ये 2 नंबर में मिल जाएगा। अगला भारतीय जनसंघ की बात जब करते हैं अपन तो भारतीय जनसंघ आपका कहाँ पे? दीनदयाल उपाध्याय चला जाएगा। और इनके साथ
और कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और जनता पार्टी सी राजगोपालाचारी के अंदर आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन, पहला बताया था 1947 में हुआ था भारत में, दूसरा एफ्रो एशियन जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वांगडुंग इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ये मैंने स्पेशल करवा रखा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष महिला थी, 1950 के जो 7वें दौर की वार्ता थी उसमें थी, बिल्कुल सही बात है। चिन्मय रजनीनाथ गौर खान ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता बिल्कुल कर चुके हैं। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के थे। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, नहीं ये गलत है, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं है, दूसरी बार महिला अध्यक्ष बनी है इंडिया की। ठीक है, आगे आती है कि निम्न में से कौन सा राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन, इसका बार बार क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बैलेंस के लिए, मध्य जो एशिया है उसके बैलेंस के लिए, मध्य दुनिया भी कह सकते हो, उसके बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर ईरान को जोड़ा गया था। 2021 के अंदर ईरान ने इसकी सदस्यता ली थी। दूसरा देश और कौन सा लिया था इसके साथ में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रवृत्ति कैसी होती है? ये हमेशा पॉजिटिव साइंस की होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव साइंस की, धनात्मक विज्ञान होती है। ए आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला आपका 58 का क्वेश्चन आता है संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? तो किस घटक से आपका संबंधित है? अधिगमकर्ता, सीखने की प्रक्रिया, हाँ ये लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, तो सीखने की प्रक्रिया होती है। आपका 58 के में 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अपना 59 का क्वेश्चन, नैतिक विकास के प्रश्नों के सही और उत्तर और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिन्ह प्रक्रिया कहलाती है। तो नैतिक की बात करते हैं तो उसमें सही और गलत जो अपन निर्णय लेते हैं उसमें क्या कहलाती है? तो आप ना 59 में नैतिक दुविधा होती है कि यार अपन ये काम करें या ना करें। वो उस आप नैतिकता की दुविधा के अंदर रहते हो कि यदि कह दिए तो पापा लड़ेंगे, नहीं किए तो माँ लड़ेगी, तो उस टाइप से ये नैतिक दुविधा हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे 60 का क्वेश्चन आता है, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्न में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो ये 18 माह का बच्चा हो जाता है तो वो ईर्ष्या करने लग जाता है, अच्छी बुरी चीज़ को पहचानने लग जाता है। ठीक है, अगला 61 का क्वेश्चन आता है, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञानात्मक विकास के निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए कोई बच्चा है, उसको मोमबत्ती को एक बार टच करोगे गर्म, वो बाद में वापस टच कराओगे तो वो दूर कर लेगा, तो उसको इस चीज़ का पता चल जाता है। इस पता चलने की ही प्रक्रिया आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्या हो गई? वो अनुकूलन हो गई, किसी वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होना, अनुकूलन हो गई। ठीक है, अगली है 52 का, निम्न में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम व्यवस्था है? तो इसकी जो सबसे उच्चतम व्यवस्था की बात करते हैं तो वो समस्या समाधान अधिगम की बात सबसे पहले की गई है। ठीक है, अगला 63 का आता है, वंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित हैं? तो अपना 63 का जो क्वेश्चन है उसमें अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से ये संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 64 का, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? तो धनात्मकता की बात की गई है अपना, तो कौन सा नहीं करता? समय हेतु रटना, जो खुद के लिए रटते हैं ना अपने, वो चीज़ अपनी धनात्मक नहीं होती, वो अपन टाइम आने पे भूल भी जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ हमेशा काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को, आपको जो IQ लेवल एकेडमी है उसके ऊपर पढ़ाया नहीं, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आप ये IQ लेवल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आप वीडियो देखो, उसके ऊपर कमेंट करो कि यहाँ ये कमी है, ये ज़्यादा है, या फिर इस टाइप का अच्छा है, बुरा है, अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखा करो। आगे आता है कि व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहता है। यह तकनीकी
क्या कहलाती है? तो ये तकनीक अपनी जो है वो प्रक्षेपी तकनीकी कहलाती है। ठीक है, प्रक्षेपी तकनीकी कहलाती है। अगला आता है कि एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया, भाई उसने क्या किया है, अपनी जो बनना तो वो डॉक्टर चाह रहा था लेकिन फिर लैब असिस्टेंट उसको बनना पड़ रहा है। ठीक है, तो 66 का 66 में क्या आ जाएगा? प्रतिस्थापन आ जाएगा। उसने अपनी जो सिचुएशन थी उसको स्थापित कर लिया था, प्रतिस्थापन आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंत्योदयों को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक क्या कहलाता है? कुसमायोजन का कारक क्या कहलाता है? अपना कुसमायोजन का कारक कहलाता है मनोविज्ञान। क्या कहलाएगा? मनोवैज्ञानिक। अगला अपना 68 का क्वेश्चन आता है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन को सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उत्तम बनाता है, उसकी विशेषता क्या कहलाती है? तो अपना 68 का क्वेश्चन है, उसमें क्या आ जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि इसका करेक्ट, इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अपना 69 का, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो एक घटक अपना कौन सा नहीं है? तो अपना सर्जनात्मक जो घटन है वो इसके अंदर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका 70 का। 70 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण जो है वो अपना नहीं है, तो क्या है वो? नवीन संबंध बनाना, नए नए रिश्ते बनाना। ठीक है, अगला आ जाएगा अभिप्रेरणा क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अभिप्रेरणा क्या है? इसका सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो आपका क्या हो जाएगा? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्टा प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना आता है 72 का क्वेश्चन। 72 के क्वेश्चन में दिया गया, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्त की प्रत्याशा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर आ जाएगी उपलब्धि अभिप्रेरणा, आपका सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका आता है 73 का क्वेश्चन। 73 का आता है, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए शिक्षक जो है वो विषय वस्तु संवर्धन का जो योजना बना रहा है वो किन के लिए बना रहा है? तो अपना जो 73 का क्वेश्चन आ जाएगा उसका है प्रतिभाशाली जो होते हैं, गिफ्टेड होते हैं ना, गिफ्टेड, तो प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता जो होते हैं उनके लिए बना रहे हैं। ठीक है, जो अच्छा तरीके से समझ सके, पढ़ सके, उनके लिए एक विषय वस्तु बनाई जाती है टीचर के द्वारा। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया गया है? तो किस में किया गया है? अपना 74 का जो अपना क्वेश्चन है, 74 के में आपका करेक्ट आंसर पुनर्वास का हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट। आगे आता है कि स्व या आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करना है। तो अपना 75 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर चयन करना है, तो क्या हो गया? स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 76 का। 76 का, निम्न में से कौन सी अभिवर्तियों की विशेषता नहीं है? तो अभिवर्ती की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अपना अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती भाई, अभिवर्ती जो होती हैं वो अर्जित की हुई होती हैं, जन्मजात नहीं होती। कितना इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से नॉर्मली तरीके से देख के इसको सही कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में विंध्य कगार, विंध्य कगार की बात आती है तो ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। पीछे RSPT के अंदर भी आया था कि ये कोटा और झालावाड़ हाड़ौती जो क्षेत्र है वो विंध्य कगार का ही एक हिस्सा है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? तो कोपेन ने 4 बताई थी, उसके अंदर ये वाला के वाला तो बताया नहीं था। के तो अपने आता ही नहीं है, अपने तो क्या आता है AW SW HW SBSHW और CWG। जो नदी वन की आशा, ये सभी का सही होना चाहिए। बनास को बोला जाता है। ठीक है, बनास को वन की आशा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों, ये मैंने वन वर्क्स का जो टॉपिक करवाया है उसमें सारे देश के और राजस्थान के स्पेशल करवाए हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है उदयपुर के अंदर है, उदयपुर 2 में दे रखा है, चित्तौड़गढ़ ठीक है, उसके बाद 12 में आता है और झालावाड़ में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक, तो अलसी उत्पादक की बात करते हैं तो ये मैंने स्पेशल बताया था कि हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके अंदर अलसी उत्पादित की जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? रथ प्रदेश में गोवंश, राठी प्रदेश, अच्छा रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख प्रमुख पशुधन है। आगे मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में, मध्य राजस्थान मालवी, मालवी जो है ये तो कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है ना, कोटा बूंदी झालावाड़ बारां के अंदर है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है अपना 83 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली, मैंने बार बार इसको रिपीट करवाया, क्वेश्चन में भी दिया है कि चिमाता क्या होती है, पहाड़ों पे चिमाता रहती है तो उसको चिमाता बोलते हैं पहाड़ों पे की जाने वाली, और दजिया को क्या बोलेंगे, जो मैदानी भागों में की जाने वाली, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, बिल्कुल सही है। नगरीय लिंगानुपात, मैंने लिंगानुपात का साक्षरता का ये सारा टॉपिक करवा रखा है। बाल लिंगानुपात भी बताया मैंने 888 है, झुंझुनू का सबसे कम है, तो ये जो आपका 888 है, 98 नहीं है, 888 है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 943 है, अभी जो 22 की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया जा रहा है। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, सही बात है, 994, मतलब आपका 94 जो है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। आगे आता है कि राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योग जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? आजकल अलवर में पाए जाते हैं, पहले उदयपुर का स्थान था, आजकल जयपुर का था, अब जयपुर को काट के अलवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे सर्किट की बात कर रहे हैं, सर्किट को चुनना है, पर्यटन और पर्यटन सर्किट को। घना पक्षी विहार अलवर में चला जाएगा। गागरोन का किला आपका हाड़ौती में चला जाएगा, और गणेश्वर सभ्यता शेखावाटी के अंदर आ जाएगी, और ब्रह्मा मंदिर जो है वो आपका जयपुर के अंदर आ जाएगा। तो पहले में ए के अंदर आपका 3 आ जाएगा, ए में 3 का इन सब में दे रखा है। ठीक है, फिर ये जो आपका बी में 4 का दे रखा है, फिर सी में 2 का दे रखा है, और डी में 1 का दे रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है अपना, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? धूलकोट मिट्टी कहाँ पे उड़ती है सबसे ज़्यादा? आहड़ के अंदर धूलकोट, इसको धूलकोट भी बोला जाता है। ये स्पेशल किताबों के अंदर दे रखा है, आपने सभी ने पढ़ाई हुआ है। निम्न में से कौन सी सभ्यता? काटली नदी, काटली नदी के ऊपर मैंने बताया था गणेश्वर सिक्कर की जो ताम्र की जननी जिसको बोला जाता है गणेश्वर सभ्यता, काटली नदी के ऊपर मैंने जब नदियाँ पढ़ाई थी तो उसके ऊपर इसका चित्र बना के भी सारी बातें बताई हैं। नदियों के टॉपिक में हर नदी उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, कौन सी किस साइड से आ रही है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, वो एक चित्र से, रिटर्न से और हर टाइप से लिखित में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप IQ लेवल एकेडमी पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का जो अपना संस्थापक कौन थे? वो गोविंदराज थे। कौन थे? गोविंदराज थे। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध ये आपको पता ही है, राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे आती है 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने कई चीज़ों का स्वरूप भी बदलवाया था। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ है? तो मोतीलाल तेजावत का कोलियारी के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलियारी का। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आजकल एक बड़े नेता का ग्राम जहाँ जन्म होता है वो पूछा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी में हुआ था। आगे आपका 93वां क्वेश्चन आता है कि उदयपुर में स्थापित देश हितकारिणी सभ्यता, देश हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये भाई विवाह के ऊपर जो दहेज की बातें हो रही थी ना, उसके लिए ये स्पेशल समाधान करने के लिए वो की गई थी, इसका स्थापना की गई थी कि भाई विवाह के अवसर पे लड़कियों को जो राजपूत समाज के अंदर ज़्यादा दहेज देते थे या फिर जो मुँह मांगा जो पैसे दिए जाते थे, उनके ऊपर ये समाधान करने के लिए, ये चर्चा के लिए क्या बनाई थी? देश हितकारिणी सभा बनाई थी। ठीक है, आगे है तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के थे? तो ये कोटा के थे। कहाँ? तनसुखलाल कहाँ के थे? कोटा के थे। ये तो 4-5 नाम है, ये रट के रखा करो आप। कोटा है, जयपुर है, मेवाड़ है, बीकानेर, जोधपुर, ये तो ध्यान रखा ही करो। तो कोटा प्रजामंडल को। बरड़ का किसान आंदोलन बूंदी का है। कहाँ का है? बूंदी का किसान आंदोलन है। किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित है? तो बरड़ कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, अगला अपना 96वां का क्वेश्चन आता है कि वर्तमान राजस्थान राज्य में गठन की सारी प्रक्रिया 1956 1 नवंबर 1956 को हो गई थी। कितने दिनों में हुआ, कैसे हुआ? मैंने राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप पढ़ा रखा है उसमें पहला है, राजस्थान का इंट्रोडक्शन ही दे रखा है। कौन सी बड़ी रियासत है, कौन सी छोटी है, कहाँ तोप मिलती है, कहाँ तोपों की सलामी नहीं मिलती,
कौन कौन सी रियासतें कैसे कैसे मिली, किस में सारी कहानी उसके अंदर बताई है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर मैंने बताया कि तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा के अंदर जो आपकी लूनी नदी है उसके किनारे के ऊपर मैंने चित्र भी बनाया था। लूनी नदी के किनारे पे ये तिलवाड़ा का जो मंदिर है मल्लीनाथ जी का, ये तिलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में पाई जाती है? तो ये एक मंदिर में पाई जाती है भाई, अपने झालावाड़ का झालरापाटन मंदिर में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के बरसिंह राव ने कराया था। बेरी साल भी दे रखा है। अच्छा, बरसिंह राव ने करवाया था बूंदी का तारागढ़ का दुर्ग। किसने बनवाया था? राव बरसिंह सिंह हाड़ा ने बनवाया था। ठीक है, आगे 100 नंबर का क्वेश्चन है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस? तो कमला और इलायची के नाम जो हैं वो अपने कहाँ के हैं? नाथद्वारा चित्रशैली के हैं। कहाँ के हैं? ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन वास्तव में आगे रिपीट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। कमला और इलायची के नाम में किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो उनकी जो महिलाएं चित्रकार हैं कमला और इलायची, वो आपके नाथद्वारा चित्रशैली से हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी आपके जो अपना IQ लेवल एकेडमी है वो जल्दी ही अपना डिजिटल मेथड पे आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो अपने एक्स्ट्रा जो टीचर है वो जो IAS लेवल के हैं, या तो जिन्होंने IAS क्वालिफाई करके इंटरव्यू फेस किया है, या फिर जो इस वर्ष जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो अपनी टीम है वो सारे के सारे IAS क्वालिफाइड बंदे जो हैं, कम से कम मेंस क्वालिफाइड बंदे अपने साथ जल्दी अपने साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तो स्टूडियो का काम चल रहा है, जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बाय। आपका पेपर अच्छा गया होगा, उस आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपके सिलेक्शन की जल्दी दुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों।